हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर एचजेपी में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं कक्षा 8 की इतिहास के बुक और यह जो चैप्टर है वह चैप्टर 2 है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह भारत में व्यापार करने के लिए आया था और व्यापार करने आया और यहाँ पे यह कंपनी अपना सत्ता स्थापित कर ली। और यह जो क्रम चला व्यापार से साम्राज्य तक जो क्रम चला उसी के बारे में यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह कैसे व्यापार करने आई और कैसे अपना सत्ता स्थापित कर ली, इसी सब इस सिलसिला के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आइए देखते हैं। बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था उस समय मेनली जो भारत पर बहुत बड़ा हिस्सा में जो अधिकार था वह मुगल वंश का था। और मुगल वंश का जो अंतिम मुगल वंश का बादशाहों में उस समय औरंगजेब जो थे वह सब शक्तिशाली राजाओं में सबसे अंतिम राजा उनको औरंगजेब को माना जाता है। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतों कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। कह रहा है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद जो मुगल सूबेदार जो थे वह या बड़े बड़े जो जमींदार थे वह अपना शक्तियां दिखाने लगी और अपने क्षेत्रीय रियासतों पर अपना अधिकार करने लगा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह फिर ऐसे कैसे हुआ कि एक दिन वो इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि जब पहले अंग्रेज जब आया था तो वह व्यापार करने के ख्याल से भारत आया था और व्यापार करने के ख्याल से आया था और छोटे व्यापारी के रूप में यहाँ पे आए थे। लेकिन और जब यहाँ पे आए थे तो उनको भारत में जो कब्जा करने का कोई भी दिलचस्पी इनको नहीं था। लेकिन कह रहा है कि यह छोटे व्यापारी के रूप में आए थे और इनको कब्जा करने का दिलचस्पी नहीं था, फिर भी एक यह साम्राज्य के स्वामी कैसे बन गए, इसके बारे में यह चैप्टर में बताएगा। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और इस तस्वीर के बारे में क्या लिखा गया है सो पढ़िए। यह तस्वीर के बारे में लिखा गया है कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। बहादुर शाह जफर जो थे वह आपका अंतिम मुगल सम्राट थे। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। यह जो चित्र है वह बता रहा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बताया गया कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो सिपाही जो थे, विद्रोही सिपाही जो थे, वह दिल्ली में जाकर और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया और बहादुर शाह जफर जो थे वह इस विद्रोह में साथ भी दिए थे सिपाही का, जो भारतीय सिपाही था उसका। और जब यह विद्रोह खत्म हो गया, अंग्रेजों इस विद्रोह को कुचल डाला
डाले। उसके बाद बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उनके सामने, नजर के सामने ही उनको बेटों को मार दिया गया। यहाँ पे यह बताया गया है कि जो ब्रिटिश जो थे वह भारत में कैसे आए। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश आइसलैंड है, और ब्रिटिश जो थे वह यूरोप के रहने वाले थे। जो यूरोप हमारा जो महादेश है उसके रहने वाले थे। यह समुद्र के रास्ते सबसे पहले आपका यह अफ्रीका के जो सबसे दक्षिणी छोर है केप ऑफ गुड होप यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ आने के बाद यह भारत आए और भारत में यहाँ मुंबई में आए। मुंबई आने के बाद यह धीरे धीरे जो है वह कब्जा किए, इसके बारे में बताया गया है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह हमारे भारत में कैसे है उसके बारे में चर्चा है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप पर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यहाँ पे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह जो इंग्लैंड के महारानी थी उससे परमिशन ले लिया, इजाजतनामा ले लिया कि हम पूर्व में जाके और व्यापार कर सकते हैं। उसको लगा कि हम जाके इंडिया में व्यापार करेंगे, अब कोई मेरा कंपटीटर यहाँ पे नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब कंपटीटर नहीं है तो हम सस्ते दामों में सामान को खरीद के और महंगों दामों में बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आया तो उससे पहले ही कह रहा है कि हिंद महासागर पार करते हुए पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपने उपस्थिति दर्ज करा ली थी। उसके आने से पहले वे गोवा में अपनी ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली की खोजी यात्री वास्को दा गामा ने 1998 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था, और आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में जो आया था वह पुर्तगाली ही आया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब देखिए, अंग्रेजों को लगा कि हम तो अकेले हैं, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करने वाला कंपटीटर कोई नहीं है। लेकिन उससे पहले आपका पुर्तगाली भी आ चुका था। उसके बाद आपका कह रहा है कि पुर्तगाली, फ्रांसीसी भी आ गया था, डच भी आ गया था, और सारे जो थे यूरोपियन कंपनी ही थे जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ में व्यापारी कंपनी के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी।
कह रहा है कि यह सारे जो आपका यूरोपियन कंपनी थे, वह सारे यूरोपियन कंपनी जो थे वह एक ही चीज का व्यापार करने यहाँ पे आए थे। सूती बस, इलायची, ये सब चीज का बस करने व्यापार करने आए थे। और यह सारे के होड़ में ऐसा हुआ कि सारे कंपनी जो थे वह सारे कंपनी भी के बीच लड़ाइयाँ की शुरुआत हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माले से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ पे कंपटीटर ज़्यादा हो गए थे यूरोपीय कंपनी के, जो फ्रांसीसी आ गए, डच आ गए, पुर्तगाली आ गए, अंग्रेज थे, और सारे एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहता था कि हम युद्ध करके और यहाँ से रोक दे, और तरह तरह के वो उपाय अपनाते थे। और अपने जो व्यापारी चौकियाँ थी उसको किलेबंदी करके भी वह सुरक्षित रखते थे, ऐसा ना कि दूसरा जो कंपनी है वह उस पर अटैक कर दे। इसलिए अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। यहाँ पे पूछ सकता है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री, वह कहाँ पे शुरू हुई, तो यह हुगली नदी के किनारे, और यह जो है बंगाल में 1651 में स्थापित हुई थी। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी के बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। और यह चीज जो था वह कंपनी के लिए समझिए कि जैकपॉट का काम किया। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विद्रोह क्यों न करते। अब यहाँ पे कह रहा है कि औरंगजेब से जो कंपनी था वह फरमान हासिल कर लिया कि वह टैक्स फ्री ट्रेड का फरमान दे दिया कि आप जो है टैक्स फ्री ट्रेड करो। इससे कंपनी को तो फायदा हुआ, और उसके अलावा जो छोटे छोटे जो वहाँ पे जो कंपनी थे वह देखा कि जो कंपनी को ट्रेड फ्री मिल गया है व्यापार करने का, टैक्स फ्री व्यापार करने का फरमान मिल गया है, तो हम भी टैक्स क्यों दें। और इस वजह से बंगाल में जो राजस्व वसूली जो था वह बहुत कम गया। और बंगाल का उस समय नवाब जो था वह मुर्शिद कुली खान था, और मुर्शिद कुली खान को लगा कि यहाँ पे जो राजस्व जो है वह वसूली बहुत कम हो गया था, और लोगों का जो शासन जो था राजा का वह राजस्व से ही चलता था, राजस्व वसूली से ही चलता था। तो नवाब मुर्शिद जो कुली खां थे वह विरोध करने लगे कि हम टैक्स फ्री ट्रेड करने नहीं देंगे। जब बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विद्रोह करने लगे, और किसके खिलाफ, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो यहाँ व्यापार से युद्ध तक की बात हो गई। अब व्यापार करने आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब युद्ध करने के लिए भी वह तैयार हो गया।
18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली बर्दी खां और इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। मीन्स बोला कि आपको टैक्स फ्री ट्रेड नहीं करना है, आपको टैक्स देना ही है। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कौन? जो यहाँ बंगाल के नवाब जो थे सो। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए ने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। यहाँ पे जो बंगाल के नवाब थे वह बोल रहे थे कि यहाँ पे राजस्व वसूली कम हो रही है और राजस्व वसूली कम होने की वजह से नवाबों को ताकतें कमजोर पड़ रही थी कि टैक्स नहीं हो रहा था और यहाँ पे कंपनी जो था वह टैक्स देने से मना कर रहा था। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब आते हैं प्लासी का युद्ध। करा कि 1756 में अली बर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधा आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला को प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव जब देखा कि यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है वह कंपनी पे कब्जा कर लिया है तो वह सेना लेके कूच पड़ा। इस सेना को 9 सैनिक बेरों की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों में से इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। उसका मीर जाफर जो था वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला को उसने धोखा दे दिया क्योंकि मीर जाफर को जो सैनिक था रॉबर्ट क्लाइव बोला कि मैं तुमको ये नवाब बना दूंगा और उसने धोखा दे दिया। छोटा सा स्रोत दिया गया है। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह
और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं कि यह सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और यह कंपनी को बड़ी हौसला मिला। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसे चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। अब कंपनी का मन बढ़ने लगा और कंपनी चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हमको कमाई हो। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब कंपनी यह देखा कि जो भी हम नवाब को कठपुतली नवाब को बनाते हैं, लेकिन वह नवाब कठपुतली नवाब जो है वो मेरा बात नहीं मानता है। इसलिए यह क्लाइव ऐलान कर दिया कि अब कठपुतली अब नवाब को छोड़ो, अब हम खुद यहाँ का नवाब बनेंगे और खुद यहाँ का शासन चलाएंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी जो था, कंपनी को बंगाल पर जब अधिकार हो गया तो पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना लाता था और सोना लाकर उस सोनों को बेचकर और यहाँ से कंपनी जो था वह सामान को खरीदता था। लेकिन जब कंपनी प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन को सोना लाने का कोई जरूरी नहीं पड़ा क्योंकि बंगाल की इतनी बड़ी दीवानी उसको मिल गई कि अब यहीं के संपत्ति को वह बेचकर और वो अपना काम करता था। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे।
अब कंपनी के अफसर जो थे, नवाब जो थे, और क्या बन बैठे, नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। उनको लगता था कि यह इंडिया में नवाब बनकर आया है, इसका मतलब वह वहां से धन दौलत इकट्ठा करके यहाँ पे लाया होगा। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाकों में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट का माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्य के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त पर मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। यही सहायक संधि था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड ब्लेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर।
जब कंपनी को अपने राजनीति और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1882 और उनके प्रख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, क्योंकि जो टीपू सुल्तान थे वह आपका जो फ्रांसीसी कंपनी था उससे वह जुड़े हुए थे, इसलिए जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी थे उससे वह घनिष्ठता नहीं बढ़ाया और उसको रोक दिया व्यापार करने से। सुल्तान की इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769, 1780, 1784, 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। कंपनी का मैसूर पर तो अधिकार हो गया। अब कंपनी मराठे से लड़ाई किया। 18वीं सदी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। पहला युद्ध 1762 में शालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण के धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी
चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु की गई। चेन्नम्मा के बाद चित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया और आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इस डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। आप देखिए कि कैसे कैसे अंग्रेज जो था वह एक एक करके सारे जगहों पर अपना अधिकार करते चला गया। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासत, पहले सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेज के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी में अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यही वजह था कि 1857 के विद्रोह में जो अवध के लोग थे वह शामिल हुए। यहाँ पे नक्शा दिया गया है कि यह नक्शा जो है वह आपका 1997 के समय का नक्शा है और यह नक्शा जो है वह 1840 के समय का नक्शा है। अब धीरे धीरे जो था यहाँ पर दो नक्शा दिया गया है। यह नक्शा 1797 का है और यह नक्शा जो है वह 1840 का है। अब इस नक्शा में देखिए कि कैसे कैसे अंग्रेजों का शासन जो है वह भारत में बढ़ते गया और अधिपत्य होते गया। यह नक्शा 1857 का दिया गया है और देखिए कि पूरी तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह भारत पर अधिकार अपना स्थापित कर लिया था। नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वार्ने हेस्टिंग्स 1773 से 1785 कार्यकाल था इनका। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स ने के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय
इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसिया कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ी ओहदा होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उनका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिनसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार जो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार घोड़े पर चलने वाली प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इस वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोरेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे।
भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपनी समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाही की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो सिपाही थे उनकी धर्म आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था और वे इससे नाखुश होकर 1857 की लड़ाई में वह कूद पड़े। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। वह व्यापार करने आई थी, लेकिन अब वह लगभग पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर ली थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। अब जब भाप इंजन का शुरुआत हो गया तो यह दूरी मानो की कम गई। जो पहले जो 6 से 8 महीना भारत में आने के लिए लगता था, अब यह यात्रा 3 हफ्तों में ही खत्म हो जाता था। मीन्स 1 महीने में वो भारत आ जाते थे। यह देखते हुए अंग्रेज से बहुत सारे जो अंग्रेजी परिवार थे वह भारत में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग में और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ और हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भारत में व्यापार करने के लिए आए और व्यापार करने के लिए आए और यहाँ पे यह साम्राज्य एक स्थापित कर ली और यहाँ पे 63% भूभाग पर और 78% आबादी जो था वह सीधे कंपनी का जो स्थापित कर चुका था और जो बचा हुआ जो हिस्सा था उस पर भी कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था ही। मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।